नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल को फतह करने के लिए बीजेपी की क्या खास रणनीति रहने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित हुआ था, जहां समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त सेंध लगाई थी। लेकिन अब 2027 से पहले ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 48 घंटों में वाराणसी से लेकर गाजीपुर तक सीएम योगी आदित्यनाथ के जो तेवर हैं कर रहे हैं। वाराणसी से गाजीपुर मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो पिछले 2 दिनों में इन्हीं जगहों पर थे। वाराणसी में समरसता संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी ने दलित समुदाय को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। भदोही का नाम दोबारा संत रविदास नगर करने की घोषणा और दलित प्रतिमाओं पर छतरी लगवाने जैसे ऐलान इसका हिस्सा हैं। गाजीपुर की अगर बात करेंगे तो आप सीएम योगी ने महाराज सुहेल देव बनाम सालार मसूद गाजी का जो दाम, जो पहले से हम सुर्खियों में देखते रहे हैं इसको, वो फिर से उन्होंने वहां अपने भाषण का हिस्सा उसे बनाया। माफियाओं के सफाई और नो कर्फ्यू नो दंगा जैसे नारे साफ कर रहे हैं कि पूर्वांचल की का रण किस धुरी पर लड़ा जाएगा। इस पूर्वांचल की इस उलझी हुई राजनीति को, बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए या फिर इंडिया गठबंधन की रणनीति को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। सर, 2022 और 2024 का जिक्र मैंने किया कि कमजोर कड़ी साबित हुआ था बीजेपी के लिए पूर्वांचल। पिछले 2 दिन में आप सीएम योगी आदित्यनाथ का जो गाजीपुर और वाराणसी में जो दौरा रहा है, आप चुनाव के नजरिए से उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर कड़ी रहा भी है और आज भी है। कोई बहुत खास बदलाव नहीं आया है। अब 2024 के परिणामों को अगर असेंबली सेगमेंट वाइज ट्रांसलेट करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। 22 में भी यही दशा थी जी। आज जिस गाजीपुर में मुख्यमंत्री ने कई 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उस गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं हुई थी। बगल में मऊ है, उसके बगल में आजमगढ़ है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं हुई थी। गाजीपुर से सटा हुआ जौनपुर है, जहां 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली थी। समाजवादी पार्टी यहां भी ऊपर थी। तो खाली जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ की समस्या नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप गोरखपुर का हिस्सा छोड़ दें और नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी काशी यानी बनारस यानी वाराणसी को छोड़ दें तो समूचा पूर्वांचल ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की वजह रहा है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल को दुरुस्त करना, पिछली नाकामयाबियों को पलटना, भारतीय जनता पार्टी को वहां स्थापित और प्रतिष्ठित करना, ये सबसे बड़ा जिम्मा तो उन्हीं का है। और इस काम में योगी आदित्यनाथ मेहनत से जुटे हुए, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात और बता दूं जी, खाली पूर्वांचल की बात आप छोड़ दीजिए नीरज जी, मैं कभी कभी ये चीज देखता हूं। आज ही मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी, तो योगी ने पिछले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के बहुत से ज्यादा जिले कवर कर लिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की अब बारी है। मतलब जाते हैं, तमाम सौगातें देते हैं उस जिले को, उस जिलों को क्या, उन जिलों को जहां जहां जाते हैं, और एक एक दिन में 3-3 जिले कवर कर रहे हैं। तो यही मैं देख रहा था कि एक तरफ योगी हैं जो बड़ा फोकस्ड काम कर रहे हैं, उनको पता है चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले आपने इंडी गठबंधन की बात कही,
तो उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। मूलतः समाजवादी पार्टी ही इंडी गठबंधन का लाइन शेयर रखती है। तो अगर आप इन दोनों लोगों की तुलना करें तो 2024 की बड़ी कामयाबी जो मिली थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को, और उसके साथ घलुआ में कांग्रेस को भी मुनाफा मिल गया था, 1 से 6 पहुंच गए थे जी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया आप देखिएगा, 2024 के परिणाम को गुजरे 25 महीने हो गए हैं, और अगर अखिलेश यादव ने 1 महीने में 3 जिले कवर किए होते, जमीन पे गए होते, वर्कर से मिलते, मीटिंग करते, भाषण देते, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते, तो 25 इंटू 3 75 जिले उत्तर प्रदेश के 1 राउंड कवर हो गया होता उनका। लेकिन अब 75 तो छोड़िए, मुझे लगता है कि 5 से 8 जिले भी नहीं गए होंगे, वो भी शादी ब्याह में जाते हैं, उसको आप जोड़ लीजिए तो ये फर्क तो है। और इधर योगी आदित्यनाथ ने महीने भर से कम समय में, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, साधन संसाधन सब कुछ सुलभ है जी, योजनाएं हैं, पैसा है, तो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मतलब अगर इस दौरान आप आनुपातिक गति देखेंगे, मतलब जो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी यानी चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन उत्तर प्रदेश में, मैं विधानसभा और लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिनकी लड़ाई होनी है, जो 2 बड़े चेहरे आमने सामने होंगे, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव से कम 25 गुनी तेज रफ्तार में योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। और अखिलेश यादव क्या है, अखिलेश यादव की सारी बातें आप ट्विटर पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, बयानों में देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। लेकिन कामयाबी रिपीट करने के लिए आदमी को कम से कम पॉलिटिकल लोगों को जमीन पर जाना होता है। जमीन पे अखिलेश यादव कम दिख रहे हैं, जनता के बीच में कम दिख रहे हैं, सड़क पे कम दिख रहे हैं, ये फर्क है। और ये पूर्वांचल में कुछ विशेष रूप से लागू होता है, या तो हो सकता है अखिलेश यादव मुतमईन हो गए हों कि पूर्वांचल हमको बड़ा जबरदस्त सपोर्ट देता है। नहीं, अखिलेश यादव की पार्टी अगर वैसे कहें तो अखिलेश यादव की पार्टी ये जो जंतर मंतर का जो आंदोलन था वहां पे बहुत सक्रिय दिखी और रही सुर्खियों में। तो अपना जो लोगों के बीच में जिस तरीके से डिंपल की तस्वीरें आई उसने काफी सुर्खियां बटोरी, क्या आप उसे नहीं गिनते पब्लिक कनेक्ट का हिस्सा? देखिए, वो पब्लिक कनेक्ट का हिस्सा तो है। आप मेले में चले जाएं, आपको बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें वहां देखने को मिल जाएंगी। वहां 10,000 लोगों का मेला लगा है, आप पहुंच जाएं, आपकी थोड़ी शोहरत है, आपका नाम है, आपका चेहरा है, आपका ग्लैमर है, तो आपको कम से कम 1,500 तरीके की भिन्न भिन्न मुद्राओं की तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन वो मेला आपने नहीं लगाया है, माफ कीजिएगा, ये भी देखना पड़ेगा। उसमें कोई शक नहीं कि इस आंदोलन में जिस तरीके से डिंपल यादव पहुंची हैं, डिंपल यादव की न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पैन इंडिया एक गंभीर राजनेता के तौर पर छवि उभरी है। और अब यह कहा जा सकता है, किसी दिन इत्मीनान से इस पे आपसे बात करेंगे, इस पे पूरी चर्चा ही रख लेंगे कि डिंपल यादव अब सनय सनय समाजवादी पार्टी की राजनीति में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बाद दूसरा बड़ा चेहरा बनने के रास्ते पर हैं, एक अच्छी छवि के साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस जो आंदोलन था जंतर मंतर का, यहाँ जा करके, वहां सक्रिय रह करके या इस मुद्दे पर सरकार को घेर करके आप उत्तर प्रदेश की पब्लिक से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं रह सकते। यहाँ तो जरूरत है कि अखिलेश यादव एक दिन निकले, बोले हम जा रहे हैं जौनपुर, और ये जो यूरिया की खाद की किल्लत है, किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, विलंब से सहकारी सुविधा केंद्रों पर उर्वरक पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के बोला 10,000 लोग, 25,000, और उनके भीतर क्षमता है, उनके पास वर्कर्स की ताकत है, उनको इकट्ठा करके एक बार सड़क से भी तो आवाज उठानी है कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी करोगे योगी जी तो हम आंदोलन करेंगे। लेकिन यह दृश्य हम लोग देखने के लिए, हम लोग तो क्या, बाकी उत्तर प्रदेश यह दृश्य देखने के लिए तरस रहा है। इस पे अखिलेश यादव को पहल करनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद जो करेंगे, जितनी सक्रियता दिखाएंगे वो चुनावी सक्रियता होगी। तो चुनाव में तो लोग कहते हैं भाई साहब सीजनल मामला है, और फिर यही कहेंगे कि बरसाती मेढक, बरसात आ गई, मेढक चालू हो गए, बहुत तरीके के इल्जाम लगेंगे। तो बेहतर है, अभी भी वक्त है,
उनको पूरे उत्तर प्रदेश का एक दौरा कर लेना चाहिए, क्योंकि योगी तेज रफ्तार में है, योगी जिलों के लिए कर भी रहे हैं और इसका सकारात्मक प्रभाव भी जा फिर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि मैं अब बात कर रहा हूं दलित वोट की। 2024 में मैं आंकड़े देख रहा था हेमंत जी, जो जाटव वोट है वो तो एनडीए को और इंडिया गठबंधन को लगभग बराबर मिला है। 2024 की बात कर रहे हैं, 19 की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मायावती और अखिलेश यादव मिलकर लड़े थे। तो 2024 में ये जाटव वोट तो एनडीए और इंडिया गठबंधन को बराबर मिला, लेकिन जो गैर जाटव वोट है सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक उसमें भारी लीड समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने ली है। लगभग दुगना गैर जाटव वोट उन्हें एनडीए के मुकाबले मिला है। अब हम फिर से आते हैं वही कि भदोही का नाम बदलकर संत रविदास करने की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने की, दलित प्रतिमाओं को संरक्षण देने जैसे ऐलान किए। इन्हें आप कितना असरदार मानते हैं? क्या दलित समुदाय को, वो दलित समुदाय जो 2024 में इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, वो बीजेपी क्या उसे वापस अपनी तरफ लाने में कामयाब होती दिख रही है? बहुत गंभीर प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी चुनावी राजनीति जो अब मुहाने पर है 2027 के चुनाव के तौर पर, उसमें यह प्रश्न बहुत मायने रखता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट देते ही नहीं थे। दलितों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण पैदा करने की प्रक्रिया लंबी है, बहुत वर्षों पुरानी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया है, जमीनी स्तर पर जाकर काम किया, उसका असर आया। और आप देखिए 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 2019 के आंकड़े देख लीजिए, 2017 के आंकड़े देख लीजिए जी, बहुत से स्थानों पर दलितों ने भारतीय जनता पार्टी का अच्छी खासी तादाद में वोट दिया। ये अलग बात है कि इसमें जो नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार की जो निःशुल्क खाद्यान्न देने वाली योजना थी, इसका भी काफी अच्छा खासा असर रहा। लेकिन 2024 की परिस्थितियां अलग थी, ध्यान रखिएगा। आपने पूरा चुनाव एक एक कंस्टिट्यूंसी बहुत गंभीरता से देखा है, परखा है, पढ़ा है, समझा है, और हम लोगों ने इस पर चर्चा की है जी। 2024 में पहली स्ट्रेटजी तो अखिलेश यादव की ये थी कि उन्होंने गैर जाटव दलितों को अच्छी खासी तादाद में टिकट दिए। आप सोचिए कि पासी उपजाति जो दलितों की होती है, उससे आने वाले अवधेश प्रसाद को अयोध्या से टिकट दिया गया, यानी फैजाबाद से टिकट दिया गया, और उन्होंने राम जन्मभूमि पर बने विशाल और भव्य मंदिर को जो हाइप भाजपा ने दी थी, उसके बावजूद वो सीट जीत ली। और पासी जाति के कई उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी ने उतारा, उन्होंने चुनाव जीता। तो एक तो टिकट देने में अखिलेश यादव ने काफी मस्तिष्क का इस्तेमाल किया जी। उनके जो सलाहकार, मुख्य सलाहकार थे, कहा जाता है कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, इसमें उनकी भी बड़ी भूमिका थी, और कुल मिलाकर के अखिलेश यादव का प्रयोग सफल रहा जी। और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज तक लोगों के दिमाग में कौंधता है कि ऐसी परिस्थितियां उस वक्त बनी थी जैसे आरक्षण को खत्म करने का विषय, संविधान में संशोधन ला करके आरक्षण को खत्म करने का विषय बड़ा गंभीर था, जिसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में ले जाया गया अपोजिशन द्वारा, और उसका असर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर था वो शिथिल था, जिस कारण से भी रहा हो, वो इस चीज को खारिज करने में फेल रहा कि ये शिगुफा है, ये अफवाह है, ये असल में नहीं है। और इसका इतना बड़ा असर पड़ा कि न सिर्फ दलित समुदाय, बल्कि उसमें खास तौर से गैर जाटव दलित और ओबीसी की कई जातियां, जिसमें कुर्मी, कोयरी और अन्य जातियां थीं, ये भारतीय जनता पार्टी से किनारे हुई। तो कायदे की बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी को सघन तरीके से, जो उसकी अपनी विशिष्ट शैली है जनता के बीच में जाने और काम करने की, और खास तौर से एक जो सूक्ष्म प्रबंधन उसका
चुनावी होता है कि चुनाव के दौरान जो कमियां रही उसको दुरुस्त करने की, जी जी। उस हिसाब से काम करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से काम हुआ। हालांकि आपका जो प्रश्न है कि ये क्या करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की तमाम विंग्स है जो इस विषय में काम कर रही हैं, तो इस बार तो उनको देखना पड़ेगा। टिकट बंटवारा दुरुस्त हो, जाति की संख्या देख करके टिकट का जो कैंडिडेट टिकट के लिए सेलेक्ट किया जाए उसको उस हिसाब से प्रेफर करें। ये सारी चीजें हैं जो देखना पड़ेगा। और फिर मोटा मोटा तौर पर मेरा कहना है कि साल 24 वाली परिस्थितियां रिपीट होंगी 27 में, इसकी बहुत ज्यादा संभावना मुझे नजर नहीं आती। आपको बिल्कुल 24 की तरह एक जो आपने बताया, कहा कि संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का जो एक बिल्कुल एजेंडा पूरी तरह से टॉप ऑफ द न्यूज था, लोगों के जहन में था, वो फिलहाल उस तरह से दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी वक्त है, एजेंडे और नैरेटिव तो बहुत कम समय में अपनी शक्ल ले लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। एक बात और, ये गाजीपुर के भाषण से ही मैं देख रहा था, हालांकि वो योगी आदित्यनाथ के तमाम भाषणों में नजर आती है वो बात, और ये उनका स्टाइल ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अफजाल अंसारी पर अवैध असला लाइसेंस की बातें कहकर हमला बोला, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर क्या बीजेपी का जो कानून व्यवस्था और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को पैरेलली मिलाकर चलाकर जो एक एजेंडा रहता है, क्या पूर्वांचल में आपको उसका असर दिखता है? क्योंकि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब जो बीजेपी की पूरी रणनीति का बड़ा हिस्सा रहे हैं विपक्ष को कमजोर करने के लिए, वो सब पूर्वांचल से आते हैं। तो क्या पूर्वांचल में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स और कानून व्यवस्था का ये जो मिला हुआ एक कॉकटेल है, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा इस बार भी मेन हिस्सा रहेगा? मतलब कैसे देखते हैं आप इसको? जी जी जी, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। और इसी एजेंडे पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। अगर वो गाजीपुर जाएं और मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी का जिक्र ना हो तो क्या मतलब? फिर ये जो एक योगी की लाइन है वो तो फिर कमजोर पड़ जाएगी ना। मऊ में जाएं और मुख्तार अंसारी पे न बोले और हिंदू मुस्लिम न बोले तो क्या मतलब? तो लॉ एंड ऑर्डर एक, इसमें कोई शक नहीं, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है, इसको उत्तर प्रदेश में कोई भी स्वीकार करेगा, बेशक स्वीकार करेगा। और जब लॉ एंड ऑर्डर माफिया, ऑर्गेनाइज माफिया के समापन की बात होती है, मिट्टी मिलाने वाली बात होती है, तो उसके दो सिंबल होते हैं, प्रयागराज से अतीक अहमद और गाजीपुर से मुख्तार अंसारी। ये तो दो उसके बहुत बड़े सिंबल है ना, जो योगी आदित्यनाथ का जो 9-9.5 साल में जो अभियान चला है उसके सबसे बड़े सिंबल ये हैं। तो उनका तो जिक्र होगा ही। लॉ एंड ऑर्डर पर अपोजिशन ज्यादा सवाल नहीं कर सकता है। जहां तक हिंदू मुस्लिम की बात करिए तो आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने महीना 1.5 महीना पहले जब उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाना शुरू किया, चुनाव में भी कई महीने हैं, उसके बावजूद आपने देखा हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने शुरू कर दिया है। और शुरू क्यों न करें? आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरान में टॉप पर हैं जिनकी कट्टर हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर पैन इंडिया शिनाख्त है, तो करेंगे ही। और वैसे भी वो 80-20 की पॉलिटिक्स में ज्यादा भरोसा करते हैं। 20% मुसलमान कहाँ वोट देते हैं? लेकिन ऐसा वातावरण बने जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करे। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया था गाजी मियाँ का, गाजी मियाँ की जो मजार है, दरगाह है, वो साहब बहराइच में है। तो चाहे बहराइच में हो या बरेली में हो या बलिया में हो, योगी बाबा तो फिर गाजी मियाँ की बात करेंगे ही। और चूंकि गाजीपुर जिला जो है, गाजीपुर में गाजी मियाँ के भी सपोर्टर हैं और गाजीपुर में सुहेल देव जी के भी सपोर्टर हैं। सुहेल देव जो राजभर समाज के सबसे बड़े बहुत सबसे बड़े पुरुष माने जाते हैं। और जो बहराइच की जमीन है वो गाजी मियाँ और सुहेल देव के दोनों लोगों के एक संघर्षों की भी बात
मतलब वो तो नायक बनाम आक्रांता का वो पहनाते हैं ना उसको तो। जी। तो आप सोचिए गाजीपुर में बात करने क्या मतलब, गाजीपुर में बात करने का मतलब जो बहुसंख्यक हिंदू है उसको संदेश उन्होंने दिया, मुख्तार अंसारी मुसलमान इस जरिए से, और बड़ी भारी संख्या में राजभर रहते हैं गाजीपुर में, उनको भी संदेश दिया। राजभर बिरादरी की बेल्ट ही दरअसल गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, देवरिया यही है। तो इस इलाके में जा करके सुहेल देव का जिक्र न हो, और सुहेल देव का जिक्र हो तो गाजी मियाँ का जिक्र न हो, गाजी, ये संभव नहीं है। और गाजी मियाँ के जिक्र से कई चीजें एक साथ निशाने पे आ जाती हैं, मतलब एक ही साधे सब सधे। वो गाजी मियाँ के आक्रांता होने की भी बात आ जाती है जी। और जो मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले माफियाज हैं उनको, उन पर भी सांकेतिक हमला हो जाता है, और फिर सुहेल देव की भी बात हो जाती है। नहीं तो एक स्ट्रेटेजिक तौर पर योगी आदित्यनाथ जिस जगह पे जाते हैं, स्थान विशेष के दृष्टि से उनके भाषण होते हैं, अपोजिशन पर स्थान विशेष, जात विशेष, धर्म विशेष के आधार पर उनके हमले होते हैं पोजीशन पर। तो वो गाजीपुर में भी आज उन्होंने किया, पूरे पूर्वांचल में आप देखेंगे इसका अक्स आपको दिखेगा, पूरे पूर्वांचल में इसका अक्स दिखेगा। सप्लीमेंट्री सवाल है सर, जो आपने कहा कि इससे कई निशाने एक तीर से लग रहे हैं, तो वो सोहेल देव की बात करते हैं तो राजभर समाज को भी एक संदेश देते हैं, तो वो क्या ओम प्रकाश राजभर को भी ये संदेश देते हैं कि आप जिस समाज की झंडा बरदारी करते हैं उसके लिए हम आपके ऊपर निर्भर नहीं है, बीजेपी अपने से उस समाज को का वोट ले सकती है, और ऐसे में वो ओम प्रकाश राजभर की सहयोगी के नाते बार्गेनिंग पावर को के ऊपर लगाम लगा रहे हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को आजकल हम देखते हैं कि वो मतलब उनको उनका एक टास्क की तरह वो अखिलेश यादव पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं। तो क्या ये ओम प्रकाश राजभर की ये सक्रियता को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो बीजेपी पर कोई सीट शेयरिंग के वक्त दबाव बनाने में कामयाब होंगे, या बीजेपी उन्हें किस कदर अहमियत देने वाली है? ये सप्लीमेंट्री सवाल है, लेकिन विषय बहुत बड़ा है नीरज जी, ध्यान रखिएगा कि खाली ये बात खाली ओम प्रकाश राजभर पर नहीं लागू होती है। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रयोग कर लिए, और ये अमित शाह का दिमाग था। अमित शाह का दिमाग था कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो जातियों पर एक अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग हिस्सों पर जिनका दबाव बनता है, जिनकी फॉलोइंग है, उनको पकड़ा जाए। इसी में राजभर आए भारतीय जनता पार्टी में, इसी में डॉक्टर संजय निषाद आए, इसी फार्मूले के तहत अनुप्रिया पटेल आई, यानी अपना दल ऐसा आया। पर ध्यान रखिएगा, सबकी अपनी, भारतीय जनता पार्टी ने सकलदीप राजभर को भेजा था राज्यसभा बलिया से लेकर के, अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया है, लेकिन राजभर मतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। कौन? ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि राजभर बिरादरी पर ज्यादा असर उनका चलता। ऐसे डॉक्टर संजय निषाद हैं, आपने बाबूराम निषाद को एमपी बनाया, जयप्रकाश निषाद को मंत्री बनाया, आपने और निषादों को क्या किया? निषादों के लिए आपने हमेशा जगह रखी, लेकिन निषाद मतों के लिए आपको संजय निषाद के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की तिथि में निषाद बिरादरी के बड़े चंक पर संजय निषाद को भरोसा करते हैं, और संजय निषाद की फॉलोइंग है। ऐसे ही कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह से बड़ा कौन होगा? सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके पहले एक से बड़े ओम प्रकाश सिंह से लेकर संतोष गंगवार तक कुर्मी नेता रहे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के कुर्मी वोटों के लिए आपको अपना दल इस पे जाना पड़ेगा। तो इनकी सबकी अलग अलग उपयोगिता है। योगी आदित्यनाथ जी ने भले ये कोशिश की हो, उन्होंने तो खाली ये जाहिर किया कि हम सोहेल देव जी महाराज हैं, जो राजभरों के सबसे बड़े अभीष्ट हैं, हम उनको इतना सम्मान देते हैं। तो राजभरों में मैसेज गया, इससे बहुत ज्यादा जो बार्गेनिंग होती है राजनीति की, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानिएगा जब ये बार्गेनिंग का समय आएगा तो ये सारी डील यहाँ से शिफ्ट होकर के दिल्ली चली जाएगी, और ये सारा काम अमित शाह स्वयं बरास्ते सुनील बंसल तय करते हैं कि किस सहयोगी को कितना क्या मिलना है। उसका
फैसला उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, लेकिन चूंकि फायदा भाजपा का है, इसलिए योगी जी भी मौके पे मौके इस तरीके के तीर अपना चलाते रहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जहां से हमने दोस्तों बात शुरू की थी कि पूर्वांचल बीजेपी की एक कमजोर कड़ी पिछले चुनावों में रहा है और इस बार बीजेपी ने अपनी तगड़ी फील्डिंग वहां पर लगाई है। खुद कमान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। हेमंत जी ने बताया कि किस तरीके से वो ताबड़तोड़ न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के जातीय समीकरण हैं, जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो वहाँ का जिस तरह की विपक्ष की रणनीति है, वो एक तगड़ी चुनौती देती हुई तो बीजेपी को साफ नजर आ ही रही है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि ये मिशन पूर्वांचल बीजेपी और या कहें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन इसे लेकर अपने अगले दांव क्या चलते हैं, जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों नमस्कार।